Good morning, students. We were discussing about the speed control methods of induction motor, and today we will be discussing about the next method of speed control of the induction motor, which is your control of speed by changing the supply frequency. We know that the rotor speed is given by this expression, and from this expression it is clear that the speed of an induction motor is directly proportional to the supply frequency f, right? By gradually changing the supply frequency, speed can either be increased or decreased smoothly. There are, however, certain drawbacks in this system, right? As electricity we know कि हमें जो इलेक्ट्रिसिटी आती है वो फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी के ऊपर आती है, 50 हर्ट्ज़ के ऊपर आती है. तो यहाँ पर तो हमें फ्रीक्वेंसी को ही चेंज करना है, तो डेफिनेटली उसके लिए हमें प्रोविज़न बनाना पड़ेगा कि हमें डिफरेंट फ्रीक्वेंसी या वेरिएबल फ्रीक्वेंसी के ऊपर सप्लाई अवेलेबल रहे, राइट? नाउ द कंज्यूमर having a separate arrangement for frequency conversion is required. The frequency conversion equipments are therefore to be installed by the industries at additional cost, right? The variable frequency supply can be obtained from the solid state equipments or rotary converters like motor generator sets etc. इन सभी से हमें जो वेरिएबल फ्रीक्वेंसी सप्लाई है वो मिल सकती है, ठीक है. लेकिन फिर भी हम लोग जनरली प्रेफर करते हैं कि हम लोग सॉलिड स्टेट इक्विपमेंट्स की ओर हम लोग जाएं, ठीक है. बिकॉज देयर आर वेरियस रीजंस कि अगर मोटर जनरेटर सेट की जगह हमें इनको चेंज करना है, फ्रीक्वेंसी को चेंज करना है, तो डेफिनेटली वहाँ पे सिर्फ हमें स्विचिंग ही करनी पड़ेगी सॉलिड स्टेट इक्विपमेंट्स के केस में, ठीक है, विच इज़ क्वाइट कन्वीनियंट. So if the speed control is to be achieved by changing the frequency, the supply voltage should also be changed simultaneously. अगर हमें फ्रीक्वेंसी चेंज करना है तो हमें सप्लाई वोल्टेज को भी चेंज करना पड़ेगा. अब ऐसा क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि हमें पता है म्यूचुअल जो हमारी इंडक्शन मोटर है उसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है कि हमारी अगर मैग्नेटिक फील्ड फाई स्टेटर में घूम रही है तो वो फ्लक्स कट करती है, ठीक है, फ्लक्स प्रोड्यूस करती है और रोटर हमारा फ्लक्स कट करता है. इस फ्लक्स से जो ईएमएफ इंड्यूस होता है उसी की वजह से रोटर में हमारा करंट फ्लो करता है, राइट. नाउ जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ है, सिंस ये इंडक्शन की वजह से इंड्यूस हुआ है, तो इसका वैल्यू कितना रहेगा? दिस इज़ जस्ट लाइक योर ट्रांसफार्मर की तरह ये हमें नज़र आ रहा है. वहाँ पर भी आपका जो प्राइमरी से सेकेंडरी वाइंडिंग में जो ईएमएफ है वो इंड्यूस होता है और वो भी फ्लक्स कट करने की वजह से ही इंड्यूस होता है, राइट. तो यहाँ पर भी आपका जो रोटर में ईएमएफ इंड्यूस होगा दैट विल बी सेम एज दैट ऑफ ट्रांसफार्मर, राइट. तो ट्रांसफार्मर की ईएमएफ इक्वेशन से हमें पता है दैट ई इज़ इक्वल टू 4.44 टाइम्स फाई एम इंटू एफ के बराबर होता है. और अगर से हम यहाँ से हम इसे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगा दें देन वी कैन से कि जो आपका ई है दैट इज़ प्रोपोर्शनल टू फाई इंटू एफ, और यहाँ से फाई किसके प्रोपोर्शनल आ जाएगा? ई अपॉन एफ के प्रोपोर्शनल आ जाएगा, ठीक है. तो अगर थोड़ी देर के लिए हम सपोज करें कि हम वोल्टेज को चेंज नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ और सिर्फ फ्रीक्वेंसी को ही चेंज कर रहे हैं, ठीक है, तो इससे क्या समझ आएगा कि अगर हम फ्रीक्वेंसी को रिड्यूस करते हैं, ठीक है, अगर हम सप्लाई फ्रीक्वेंसी को रिड्यूस करते हैं, क्योंकि अब फ्लक्स और सप्लाई फ्रीक्वेंसी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो जैसे ही आप सप्लाई फ्रीक्वेंसी को रिड्यूस करेंगे तो क्या हो जाएगा? फ्लक्स की वैल्यू आपकी इंक्रीज़ कर जाएगी. और जब फ्लक्स इंक्रीज़ करेगा तो डेफिनेटली आपका क्या हो जाएगा? उससे बहुत सारे कोर लॉसेस इंक्रीज़ हो जाएंगे और जो आपका एफिशिएंसी है सिस्टम का वो आपका रिड्यूस हो जाएगा, राइट. और इसका ऑपोजिट भी देख लेते हैं. अगर फ्रीक्वेंसी को ही इंक्रीज़ कर दिया तो क्या हो जाएगा? फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ करोगे तो फ्लक्स आपका रिड्यूस हो जाएगा. फ्लक्स रिड्यूस होने से क्या होगा? जो आपका टॉर्क है, हमने कल भी बात की थी, टॉर्क इज़ प्रोपोर्शनल टू फाई इंटू आई, राइट. तो आपका फ्लक्स पहले ही रिड्यूस हो चुका है, उसकी वजह से जो फ्लक्स कट हो रहा है रोटर कंडक्टर्स के थ्रू और ईएमएफ रिड्यूस हो रहा है वो भी रिड्यूस होगा और डेफिनेटली रोटर करंट भी आपका रिड्यूस हो जाएगा. तो अल्टीमेटली क्या बोल सकते हैं हम कि जो हमारा टॉर्क है वो भी आपका रिड्यूस हो जाएगा, राइट. अगर फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज़ करेंगे देन
flux will decrease, thereby reducing the torque developed. Right? I hope this is clear. So it is important therefore that the frequency changing device should change the frequency and voltage simultaneously. इसलिए हमारा क्या मोटो रहेगा कि जो हमारा फ्रीक्वेंसी चेंजिंग डिवाइस है वो कुछ इस तरह का हो कि जो आपका ये रेशो है वोल्टेज बाय फ्रीक्वेंसी का वो इक्वल प्रोपोर्शन में चेंज हो, ताकि आपका फ्लक्स के ऊपर कोई इफ़ेक्ट ना पड़े. राइट? अब उससे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा अगर फ्लक्स के ऊपर, तो ना तो हमारे कोर लॉसेज इंक्रीज़ होंगे, ठीक है, जिससे हमारी एफिशिएंसी अफेक्ट नहीं होगी, और ना ही हमारा जो टॉर्क टी है वो रिड्यूस होगा. ठीक है, और हमने कल देखा था कि टॉर्क टी अगर रिड्यूस होता है देन मोटर माइट नॉट बी एबल टू build up, might not be able to pick up the load, right? तो वो सारी प्रॉब्लम्स हमें नहीं फेस करनी पड़ेगी. इसीलिए हम लोग V बाय एफ, इसको V बाय एफ कंट्रोल भी बोल देते हैं कई बार, वोल्टेज बाय फ्रीक्वेंसी कंट्रोल. ठीक है, तो V बाय एफ रेशो को हमें प्रोपोर्शनेटली चेंज करना है. राइट? सो कहाँ पर थे हम? यस. सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट देयरफॉर दैट द फ्रीक्वेंसी चेंजिंग डिवाइस should change the frequency and voltage simultaneously as a direct ratio. Right? That is, if the frequency is increased, voltage must also be increased. If the frequency is decreased, the supply voltage must also be decreased proportionately. ठीक है, तो इस स्कीम को अप्लाई करने के लिए हमारे पास एक जनरल ब्लॉक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है कि किस तरह से हम लोग इंडक्शन मोटर का स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं बाय चेंजिंग द फ्रीक्वेंसी यूजिंग थायरिस्टर्स. ओके, तो अगर ब्लॉक डायग्राम आप देखेंगे, दिस इज योर ब्लॉक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्पीड कंट्रोल ऑफ द इंडक्शन मोटर यूजिंग स्टैटिक सेमीकंडक्टर डिवाइसेस. ठीक है, अब इसमें हमारे पास क्या है, ये जो है हमारे पास जो सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लगा हुआ है इसको हम लोग SCR बोल देते हैं. ठीक है, SCR, और थायरिस्टर बोल देते हैं. ठीक है, थायरिस्टर क्या है? दिस इज योर थायरिस्टर. इसमें 3 टर्मिनल्स होते हैं, एनोड, कैथोड, और ये जो थर्ड टर्मिनल है दैट इज योर गेट टर्मिनल, ये वाला. राइट? दिस इज गेट टर्मिनल. ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अगर इस SCR को, एनोड को पॉजिटिव, कैथोड को नेगेटिव अगर हम अप्लाई कर देते हैं तो हम बोल सकते हैं कि जो हमारा ये SCR है ये फॉरवर्ड बायस्ड है. और अगर हम इसके गेट के ऊपर पल्स देंगे, ठीक है, गेट को ट्रिगर करना बोल देते हैं इसको, या गेट को फायरिंग बोल देते, या इसको थायरिस्टर की फायरिंग बोल देते हैं. अगर हम यहाँ गेट के ऊपर पल्स देंगे तो ये जो SCR है वो हमारा कंडक्ट करना शुरू कर देगा. क्लियर है इतनी चीज़? तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इन थायरिस्टर्स का ब्रिज जो है हम लोग बनाएंगे. ठीक है, थायरिस्टर ब्रिज बनाएंगे बिकॉज वी आर डीलिंग विद द 3 फेज इंडक्शन मोटर स्पीड कंट्रोल. सो 3 फेज ब्रिज बनाना पड़ेगा. यहाँ पर हमारी 3 फेज इनपुट AC आ जाएगी, एंड दिस आर योर कन्वर्टर ब्रिज. इसको कन्वर्टर्स बोल देते हैं. अगर हम AC को DC में कन्वर्ट कर रहे हैं देन इट इज़ टर्म्ड एज कन्वर्टर सर्किट, और अगर हम DC को AC में कन्वर्ट कर रहे हैं देन इट इज़ टर्म्ड एज द इन्वर्टर सर्किट. राइट? नाउ अब जो हमने अभी फायरिंग की बात करी थी उसके लिए भी एक फेज़ कंट्रोल सर्किट हमें बनाना पड़ता है. तो वो फेज़ कंट्रोल सर्किट यहाँ पर हमने ब्लॉक डायग्राम में शो किया है. राइट? अब इस कन्वर्टर से जो DC आएगी, दैट DC वोल्टेज विल बी फेड टू द वोल्टेज टू फ्रीक्वेंसी कन्वर्टर, जिसका आउटपुट कैसा रहेगा, फ्रीक्वेंसी वाला आउटपुट रहेगा. इसमें भी बहुत सारे हमारे वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी कन्वर्टर में हमारे पास क्या लगे होंगे, बहुत सारे UJT के साथ हम लोग फायरिंग सर्किट जनरली बना देते हैं. ठीक है, और उसका जो आउटपुट है वो फ्रीक्वेंसी रहेगा. अब ये जो आउटपुट फ्रीक्वेंसी है ये क्या करेगा, इन्वर्टर फायरिंग सर्किट को फीड करेगा. ठीक है, दिस इज़ जस्ट लाइक फेज़ कंट्रोल जो हमने यहाँ सर्किट डिस्कस किया था. यहाँ पर फेज़ कंट्रोल करने के लिए हमने एक्सटर्नल सर्किट बनाया था, जबकि यहाँ पर इन्वर्टर सर्किट में जो हमारे SCRs लगे हैं उनकी फायरिंग के लिए हम लोग वोल्टेज टू फ्रीक्वेंसी कन्वर्टर का जो आउटपुट रहेगा फ्रीक्वेंसी पल्सेस का, उनको यूज़ करेंगे. राइट? तो वो इस इन्वर्टर सर्किट की फायरिंग में हमें हेल्प करेगा.
और यहाँ पर हमने एक लार्ज स्मूथिंग रिएक्टर लगाया हुआ है जो क्या करेगा, जो यहाँ डीसी हमारे पास बन रही है उसमें जितने भी रिपल कंटेंट्स हैं, जितने भी हमारे अनवांटेड एसी कंपोनेंट्स है, ठीक है, उन सबको फिल्टर आउट करेगा और प्योर डीसी इस इन्वर्टर सर्किट को फीड करेगा, राइट। अब इस इन्वर्टर सर्किट ने क्या करना है, ये जो प्योर डीसी इसको मिली है उसको एसी में कन्वर्ट तो करेगा, लेकिन कब करेगा, जब यहाँ से हमें फ्रीक्वेंसी का पल्स मिलेगा, फ्रीक्वेंसी का पल्स मिलेगा इसके गेट सर्किट को, ठीक है। और फिर हमें क्या मिल जाएगा यहाँ पे आउटपुट में, 3 फेज वेरिएबल वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी आउटपुट हमें यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। सो आई होप दिस डायग्राम इज क्लियर। लेट अस स्टार्ट इट्स वर्किंग। ये आप लोग ड्रॉ करेंगे अपनी कॉपी के ऊपर अपने पास, ठीक है। The three-phase supply at the input is first converted into controlled DC. Three-phase input is converted into controlled DC, right? This DC is applied to the inverter circuit whose frequency is controlled by the pulses from the voltage to frequency converter units. ठीक है, ये DC अप्लाई हुआ कहाँ, इन्वर्टर सर्किट को, और इसकी फ्रीक्वेंसी कहाँ से कन्वर्ट हो रही है, फायरिंग सर्किट, जो कहाँ से आ रही है, वोल्टेज टू फ्रीक्वेंसी कन्वर्टर सर्किट से, ठीक है। लार्ज स्मूथिंग रिएक्टर एल इज कनेक्टेड इन सर्किट टू फिल्टर द कंट्रोल्ड डीसी, ठीक है। स्मूथिंग रिएक्टर हमने कनेक्ट किया हुआ है जो क्या काम करेगा, फिल्टर आउट करेगा जो डीसी यहाँ से इसके पास आ रही है, राइट। अ सिंपल वोल्टेज टू फ्रीक्वेंसी कन्वर्टर कैन बी मेड बाय यूजिंग यूजेटी, ठीक है। अब यहाँ पर हम इस वोल्टेज टू फ्रीक्वेंसी कन्वर्टर सर्किट की बात कर रहे हैं कि ये वोल्टेज टू फ्रीक्वेंसी कन्वर्टर जो सर्किट हमारा है ये किसकी हेल्प से बन सकता है, तो इसको जनरली हम लोग यूजेटी से बनाते हैं। सो लेट अस डिस्कस। इस तरह का आपका वोल्टेज टू फ्रीक्वेंसी कन्वर्टर सर्किट रहेगा, ठीक है। ये जो डिवाइस यहाँ लगा है दिस इज टर्म्ड एज योर यूजेटी और यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर, ठीक है। इसके 3 टर्मिनल होते हैं, एमिटर, बेस 1, बेस 2, ठीक है, सॉरी, एमिटर, बेस 1 एंड बेस 2, और इसको हमने बायस किया हुआ है किसके साथ, वीबीबी वोल्टेज के साथ, ठीक है। वीबीबी वोल्टेज और R2 और R3 जो रेजिस्टेंसेस हैं उसकी हेल्प के साथ हमने इसको बायस किया हुआ है। यहाँ पर आपका इनपुट वोल्टेज आएगा, ऑब्वियसली ये डीसी रहेगा, ठीक है, विच विल बी फेड टू द एमिटर ऑफ दिस यूजेटी थ्रू R1 रेजिस्टेंस, ठीक है। अब यहाँ पर एक कैपेसिटर C1 हमने कनेक्ट किया हुआ है, राइट। तो जनरली होता क्या है, जो आपका ये एमिटर टू बेस जंक्शन है, ये वाला जो जंक्शन है ये आपका जनरली कंडक्ट नहीं करता है, ठीक है। अगर आप इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो कुछ इस तरह से इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, ठीक है। ये एक पर्टिकुलर वोल्टेज लेवल है, जब तक आपका ये जो वोल्टेज है एमिटर और बेस 1 के बीच में, ये वाला जो वोल्टेज रहेगा, ये वोल्टेज जब तक इस थ्रेशोल्ड वैल्यू तक रीच नहीं करेगा तब तक ये जंक्शन कंडक्ट नहीं करेगा, ठीक है। और जैसे ही आपने इस थ्रेशोल्ड वैल्यू को एक बार अचीव कर लिया, ऑब्वियसली वो कहाँ से आएगा, इनपुट वोल्टेज की बात कर रहे हैं हम, जब तक आपका इनपुट वोल्टेज इस थ्रेशोल्ड वैल्यू से नीचे है, ठीक है, और आपका कैपेसिटर इस पॉइंट तक चार्ज नहीं हुआ है, इस वोल्टेज तक चार्ज नहीं हुआ है, तब तक आपकी जो ये जो वोल्टेज है, तब तक आपकी जो ये वोल्टेज है एमिटर टू बेस वाली, ठीक है, तब तक ये जंक्शन आपका कंडक्ट नहीं करेगा, राइट। तब तक ये जंक्शन कंडक्ट नहीं करेगा। जैसे ही आपका जो कैपेसिटर है वो इस थ्रेशोल्ड वैल्यू तक चार्ज हो जाएगा, ठीक है, इस थ्रेशोल्ड वैल्यू का वोल्टेज इसके अक्रॉस आ जाएगा, तो आपका ये जंक्शन कंडक्ट करना शुरू कर देगा, ठीक है। जब आपका ये जंक्शन कंडक्ट करना शुरू कर देगा दैट मीन्स कि यहाँ तक आपका आउटपुट में कोई पल्स नहीं था, जैसे ही आपने इस थ्रेशोल्ड वैल्यू को रीच किया आपके पास क्या आएगा,
कैपेसिटर आगे डिस्चार्ज होगा और हमें एक पल्स मिल जाएगी। ठीक है, अब ये पल्स जब तक इस वैली वोल्टेज, ये हमारा पीक वोल्टेज होता है, इसको वीपी बोल देते हैं, और ये हमारा वैली वोल्टेज होता है, वीवी बोल देते हैं इसको। जैसे ही आपका कैपेसिटर इस वैली वोल्टेज के पास पहुंचेगा डिस्चार्ज होते हुए, अगेन आपका ये जंक्शन जो है वो ऑफ हो जाएगा। ठीक है, और अगेन इसके अक्रॉस वोल्टेज बिल्डअप होना शुरू हो जाएगा। क्लियर? तो जैसे ही ये वैली वोल्टेज रीच करेगा, आपका जो आउटपुट का पल्स है वो भी अगेन ज़ीरो हो जाएगा। वो कब तक ज़ीरो रहेगा? जब तक अगेन आप पीक वैल्यू तक नहीं पहुंचते हैं। जैसे ही पीक वैल्यू पे चलेंगे, दोबारा से ये वाला जो कर्व है ये हमें यहाँ आउटपुट में मिल जाएगा, और इसी तरह से आपको जो वोल्टेजेस हैं उनका पल्स मिलता रहेगा। ठीक है, क्लियर है? आई होप दिस मस्ट बी क्लियर टू यू, दिस मस्ट बी क्लियर टू यू टिल नाउ। ठीक है, तो बोलने का मतलब क्या है कि हमारे पास यहाँ पर वोल्टेज के पल्सेस आपके जनरेट होंगे, और उसकी फ्रीक्वेंसी आपकी अल्टीमेटली किसके ऊपर डिपेंड रह रही है? जिस रेट से आप इनपुट वोल्टेज को चार्ज कर रहे हो। ठीक है, या जिस रेट से आप कैपेसिटर को चार्ज कर रहे हो, राइट? सो द यूजेटी इज बायस्ड प्रॉपरली बाय यूजिंग R2 and R3 रेजिस्टेंसेस एंड VBB। ठीक है, द कैपेसिटर C1 इज चार्ज्ड थ्रू R1। C1 आपका यहाँ से चार्ज होगा R1 के थ्रू। क्लियर? द चार्जिंग रेट ऑफ द कैपेसिटर C1 इज इंक्रीज्ड एज द इनपुट वोल्टेज इंक्रीजेस। क्लियर है? अभी हमें पता लग गया कि पल्स कैसे जनरेट होगी वहाँ पे। तो चार्जिंग रेट आपका C1 का इंक्रीज होगा जैसे जैसे आपका वोल्टेज जो है वो इंक्रीज करेगा। ठीक है, द आउटपुट पल्सेज आर दस प्रोड्यूस्ड एट शॉर्टर इंटरवल्स। अब जितना जल्दी आपका कैपेसिटर पीक वैल्यू तक जाएगा फिर दोबारा से डिस्चार्ज हो जाएगा, उतनी ही जल्दी हमें पल्सेस जो है वो मिलती रहेंगी। ठीक है, और उतनी जल्दी अगर पल्सेस मिलेंगी तो मतलब उनका जो टाइम ड्यूरेशन है, जो इंटरवल है, वो बहुत कम रहेगा, बहुत जल्दी जल्दी पल्सेस हमारे पास आती चली जाएंगी, और जिसका सीधा सा मतलब है कि जो आपकी फ्रीक्वेंसी है वो इंक्रीज कर रही है, जल्दी जल्दी पल्सेस अगर आ रही है। ठीक है, सो द सर्किट देयरफॉर वर्क्स एज अ वोल्टेज टू फ्रीक्वेंसी कन्वर्टर। क्लियर? इनपुट वोल्टेज था, आउटपुट में क्या आ रहा है? बहुत सारी पल्सेस आ रही है फटाफट से। ठीक है, तो क्या किया इसने? वोल्टेज को फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट कर दिया। हेंस इस सर्किट को हम क्या बोलते हैं? वोल्टेज टू फ्रीक्वेंसी कन्वर्टर सर्किट। ठीक है, क्लियर है? ओके, नाउ द इन्वर्टर यूज्ड इन द फिगर 1। अब फिगर 1 इसकी बात हो रही है, दिस इज योर फिगर 1, राइट? अब इस इन्वर्टर की बात हो रही है। द इन्वर्टर यूज्ड इन द फिगर 1 हैज़ बीन यूज्ड फॉर कन्वर्टिंग DC इंटू AC। वैसी बात है, कन्वर्ट इन्वर्टर हमारा DC को AC में कन्वर्ट करता है। While converting AC to DC through a converter, the thyristor is fired at desired point in the positive half cycle of AC to make it conduct। ठीक है, अभी हमने बोला था कि जो हमारा ये जो SCR है, ये एनोड होता है, ये कैथोड होता है, ये गेट होता है। अगर हम ऐसा करेंगे, अगर हम इसके एनोड को पॉजिटिव, कैथोड को नेगेटिव देंगे, तभी हमारा जो ये फॉरवर्ड बाइस्ड है, ठीक है, और तभी ये कंडक्ट करेगा अगर हम इस गेट को फायरिंग पल्स प्रोवाइड करते हैं, राइट? ठीक है इतना। और ये शट ऑफ ऑटोमेटिकली हो जाता है जैसे ही साइकिल चेंज होगा। साइकिल चेंज होने का मतलब है कि अगर ये पोलैरिटी रिवर्स हो गई, एनोड को नेगेटिव मिल गया और कैथोड को अगर आपका पॉजिटिव मिल गया, ठीक है, तो पोलैरिटी रिवर्स हो गई, आपका जो SCR है वो रिवर्स बायस्ड हो जाएगा। ठीक है, जस्ट लाइक डायोड, और ऑफ हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से अगर SCR हमारा रिवर्स बायस हो रहा है AC के साइकिल चेंज होने पे और ऑफ हो रहा है, तो उस तरह का जो प्रोसेस हम होता है उसके हम बोल देते हैं नेचुरल कम्यूटेशन। कम्यूटेशन का मतलब है द प्रोसेस ऑफ टर्निंग ऑफ द थायरिस्टर, राइट? और नेचुरली यहाँ पे थायरिस्टर हमारा ऑफ हो रहा है, नेचुरली हमारा यहाँ पे थायरिस्टर ऑफ हो रहा है, इसलिए इसको बोलेंगे नेचुरल कम्यूटेशन, राइट?
वाइल कन्वर्टिंग द डीसी इनटू एसी, अब ये तो सिंपल एसी टू डीसी करने की बात थी। अब हमारे पास डीसी अवेलेबल है और उसको हमें एसी में कन्वर्ट करना है इन्वर्टर सर्किट में। तो एक बार अगर थायरिस्टर आपने फायर कर दिया तो वो तो कभी ऑफ ही नहीं होगा, क्योंकि अब क्या हो गया है, डीसी हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है। ठीक है, देर इज़ नो प्रोविज़न ऑफ साइकिल चेंज की यहाँ पर नेगेटिव आ जाएगा और यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा आफ्टर द ज़ीरो क्रॉसिंग। ठीक है, ऐसा नहीं होगा। इस थायरिस्टर के अक्रॉस हमेशा ही एनोड पे पॉजिटिव रहना है और कैथोड पे नेगेटिव रहना है। तो अगर इसको हम इन्वर्टर सर्किट में लगाएंगे तो ये तो कभी ऑफ ही नहीं होगा, ये तो हमेशा ऑन ही रहेगा। ठीक है, होगा ना। सो सिंस द अप्लाइड वोल्टेज इज यूनिट डायरेक्शनल, ठीक है, कि एनोड पे पॉजिटिव ही रहेगा कैथोड पे नेगेटिव ही रहेगा, तो इसलिए अगर हमें वेरिएबल एसी या एसी जनरेट करना है इस डीसी से, तो हमें क्या करना पड़ेगा, कोई सर्किटरी लगानी पड़ेगी जिसकी वजह से हमारा जो थायरिस्टर है वो ऑफ हो जाए। ठीक है, कुछ एक्सटर्नल सर्किटरी लगानी पड़ेगी। तो वो जो एक्सटर्नल सर्किटरी हम एम्प्लॉय करेंगे, जिसकी वजह से हम थायरिस्टर को ऑफ करने के लिए फोर्स करेंगे, उसको हम क्या बोलेंगे, फोर्स्ड कम्यूटेशन बोल देंगे। ठीक है, एक नेचुरल कम्यूटेशन हुआ कि नेचुरल ज़ीरो आपका एसी साइकिल में आ रहा है तो उस वजह से आप थायरिस्टर को ऑफ कर रहे हैं, और एक आपका हुआ फोर्स्ड कम्यूटेशन कि आपका जो सप्लाई है वो डीसी है, उसमें ज़ीरो नहीं आएगा, साइकिल रिवर्स कभी नहीं होगा, तो थायरिस्टर आपका कभी भी ऑफ नहीं होगा। तो उस केस में थायरिस्टर को स्विच ऑफ या स्विच ऑन करने के लिए एज़ पर आवर रिक्वायरमेंट, सो दैट हमें आउटपुट में एसी मिले, तो उसके लिए हमें एक्सटर्नल सर्किटरी लगानी पड़ेगी। ठीक है, सो दैट थायरिस्टर हमारा फोर्सफुली ऑफ हो जाए। राइट, और उस तरह का जो टेक्निक होगा उसको हम क्या बोल देंगे, फोर्स्ड कम्यूटेशन हम लोग बोल देंगे। ठीक है, तो ये आपका जो प्रोसेस है जिसमें हमने फ्रीक्वेंसी का जो रेशो है, वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी का रेशो एक फिक्स रखा है ताकि हमें वेरिएबल वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी आउटपुट मिले, जिससे हमारी मोटर, इंडक्शन मोटर की जो स्पीड है वो कंट्रोल हो सके। इस तरह के मेथड को हम बोल सकते हैं कि कंट्रोल ऑफ स्पीड, इट इज़ द कंट्रोल ऑफ स्पीड ऑफ इंडक्शन मोटर बाय यूजिंग चेंज इन सप्लाई फ्रीक्वेंसी, या पी बाय एफ कंट्रोल भी जनरली इसको बोल देते हैं। राइट, दिस वॉज एंड ऑफ टुडेज लेक्चर।